तो आज का अपना टॉपिक क्या है? पेप स्टेन। पेप स्टेन क्यों की जाती है, किस लिए पेप स्टेन की जरूरत पड़ती है, उस सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेप स्टेन से पहले हमने कल एक और स्टेन पढ़ी थी। कौन सी स्टेन पढ़ी थी? एच एंड ई स्टेन। एच एंड ई स्टेन का क्या काम होता है, क्यों उसको स्टेन कहते हैं? अगर आप absent थे क्लास में तो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो, है ना, ताकि क्लियर हो जाए। एच एंड ई स्टेन और पेप स्टेन में डिफरेंस क्या होता है? एच एंड ई स्टेन जो होता है उसमें हम स्टेनिंग करते हैं न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की। हेमेटोऑक्सिलिन और इओसिन स्टेन में हेमेटोऑक्सिलिन और इओसिन के थ्रू हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक होता है सेल का, उसके बारे में स्टेन करते हैं। पेप स्टेन में हम क्या चीज की स्टेनिंग करते हैं कि जो हमारी सेल के अलावा कोई और दूसरी सेल है, अगर बॉडी में जो एक तो नॉर्मल सेल है, अगर उसके अलावा जैसे हमने कोई टिश्यू की प्रोसेसिंग करी और टिश्यू प्रोसेसिंग करने के बाद हमने उसका एक स्मीयर तैयार करी, और जब स्मीयर तैयार करने के बाद अगर उसमें कोई और स्टेनिंग और कोई सेल मौजूद होती है तो उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? पेप स्टेन करते हैं। पेप स्टेन सर्वाधिक मात्रा में की जाती है फीमेल यूटेरस में। यदि कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जो फीमेल्स में जिसको बच्चादानी बोलते हैं हिंदी में, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए पेप स्टेनिंग जरूरी होती है। क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज्यादा कैंसर का जो खतरा होता है वो फीमेल यूटेरस में और ब्रेस्ट कैंसर, ये दो तरीके की प्रॉब्लम होने का सबसे ज्यादा डर होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सिस्ट बनने की संभावना होती है। तो पेप स्टेन को पेप क्यों बोलते हैं वो हम देखते हैं। पेप स्टेन को पेप इस तरीके से जब स्टेनिंग हो जाती है तो इस तरीके से जो स्लाइड होती है वो हमारी दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेप स्टेन को क्या है, ये जॉर्ज पेपनोकुलर एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा ये पेप स्टेन का पूरा ब्यौरा दिया गया था कि पेप स्टेन करनी चाहिए, तो उन्हीं के नाम पे इसको पेप रख दिया गया, पेप्स स्टेनिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो हम उसके बारे में हम देखते हैं। पेप स्टेनिंग के लिए सबसे पहले बात करते हैं, जो पेपनिकुलर जो मेथड होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो एफोलेटेड जो सेल होती है, जो अलग सेल होती है, जो ऐसी जो नॉर्मल सेल से भिन्न है, उन सेलों के बारे में हम उनकी कंपोनेंट्स के बारे में स्टेनिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा हमारा, रिएजेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं पेप स्टेनिंग करने के दौरान? तो रिएजेंट हेरेस एल्यूम जो हेमेटोऑक्सिलिन होता है, इसके अंतर्गत कुछ रिएजेंट यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है 0.5% HCl होता है, जो 40% एल्कोहल के साथ होता है। एसिड एल्कोहल किया जाता है, एसिड एल्कोहल जो रिएजेंट है वो डीकोलोराइज होता है। 0.5% HCl डिस्टिल वाटर में जो मिक्स होता है उसको यूज किया जाता है। ऑरेंज OG6 यूज किया जाता है। ऑरेंज OG6 क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ये होता है ऑरेंज OG6, जो अलग तरीके की सेल्स होती हैं उनको अलग अलग रंग में, इसमें रेड कलर भी आता है, ब्लू कलर भी आता है, इसमें येलो कलर भी आता है, पिंक कलर भी आता है, लाइट पिंक कलर आता है, डार्क ब्लू कलर आता है, तो उससे हम अलग अलग स्लाइडर को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो है कि इसकी प्रोसीजर क्या होती है, किस तरीके से इसको प्रोसीजर। सबसे पहले करना पड़ता है फिक्सेशन, जो स्लाइड है उसको फिक्सेशन करना पड़ता है। तो फिक्सेशन में हम क्या करते हैं, स्मीयर को एल्कोहल इथर जो होता है उसमें सबसे पहले लिक्विड एल्कोहल इथर में हम स्मीयर को फिक्स कर देते हैं, ताकि वो एक फिक्स हो जाए, ताकि वो डिहाइड्रेट हो जाता है। फिक्सेशन का मेन उद्देश्य ये होता है कि उसके अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं वो एक लिमिटेड मात्रा में सीमित रहे, एक लिमिटेड मात्रा में फिक्स हो जाए, ना वो खराब हो, ना उसके साथ कोई परिवर्तन ना आए, ताकि हम उनको अच्छे तरीके से उनकी स्टडी कर सके, उनके बारे में एनालिसिस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो फिर करेंगे हाइड्रेशन। अगर जब डिहाइड्रेट हो जाता है उसके बाद इसमें थोड़ी सी नमी रखने के लिए स्मीयर को पानी में रख देते हैं। सीधी जो होल्डर होता है, जो स्लाइड रैक होता है, स्लाइड उसमें रख के और सीधा पानी, जो मैंने आपको जो बताया था कि इस तरीके से हम टैप वाटर में वॉश करते हैं, कल जो H&E स्टेन में टैप वाटर को बताया था कि टैप वाटर में हम उसको रख देते हैं थोड़ा सा, ताकि क्या होता है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल, अर्धपारगम्य, वो अपनी जो चीजें जरूरत होती है तो वो उसको ट्रांसफर कर लेती है, सेल अपने अंदर खींच लेती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है, सबसे पहले इसको स्मीयर को इथेनॉल में रखते हैं, 6 टाइम डिप करते हैं, मतलब 6 बार इथेनॉल में, 1 2 3 4 5 6 टाइम डिप किया। फिर उसके बाद हम करते हैं क्या,
इथेनॉल में जो कहते हैं ना डिप, वो 3 सीरीज में कहते हैं। इथेनॉल की जो डिप करने की जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले 80% इथेनॉल में, फिर 70, ये कहलाती है डिक्रीजिंग सीरीज। कल मैंने आपको इंक्रीजिंग सीरीज बताई थी। इंक्रीजिंग सीरीज होती है कि पहले 50, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100%, ये कहलाती है डिक्रीजिंग सीरीज, कि पहले 80, फिर 70 और फिर 50। नेक्स्ट है जो डिस्टिल वाटर। किसी भी इथेनॉल या किसी भी आप जो भी हेमेटो ऑक्सिलिन या कोई भी सॉल्यूशन में जब आप डालते हो तो उसके बाद एक बार या तो टैप वाटर से वॉश करना होता है या डिस्टिल वाटर से। कल डिस्टिल वाटर का महत्व बताया था। तो डिस्टिल वाटर से रिंस कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। डिस्टिल वाटर से एक स्लाइड उठाना बेटा, आइए रखिए, हाँ स्लाइड उठाओ और वो उठाओ, ये जो वो रखा है, हाँ ये देखो। डिस्टिल वाटर को भरा जाता है, एक ड्रॉप बॉटल होती है। अगर ड्रॉप बॉटल, जब मैंने आपको इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह पढ़ाया था तो उसमें ड्रॉप बॉटल बताया था। डिस्टिल वाटर को ऐसा तो है नहीं कि हम इतनी बड़ी ट्रे में डिस्टिल वाटर भर के उसमें डुबाते बैठ रहे हैं। रिंस करने का मतलब होता है कि इस तरीके से स्लाइड ली और जो बॉटल होती है ना उसके ऊपर से एक पाइप निकला होता है, जो बूंद बूंद पानी उसमें से डिस्टिल वाटर टपकाता है। तो ये होता है रिंस करने का तरीका। इस पे इस तरीके से ये रिंस करना होता है, और जो टैप वाटर में वॉश करना होता है उसको सीधा ऐसा डिप डिप कर देते हैं। रिंस में हम हमेशा ऐसा उसके ऊपर से जो वो बॉटल होती है उसको दबाओ तो इस तरीके से ऐसा नीचे गिरता जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है फिक्सेशन के बाद इसमें क्या कहते हैं, इसको स्मेयर को फिक्स होने के लिए रख देते हैं उसको 30 मिनट के लिए, 30 मिनट तक, कम से कम आधे घंटे के लिए इसको फिक्स होने देते हैं, ताकि ये जो भी सेल की मेम्ब्रेन है जो चीजें को अंदर लेना चाहती है तो वो उस टाइम में 30 मिनट में ले लेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिक्सेशन का यूज जो होता है, जो इस फिक्सेटिव का यूज किया जाता है वो क्यों किया जाता है? ताकि जो ऑरेंज कलर हमें जो चाहिए, ऑरेंज बायोप्सी चाहिए हो, अगर ऑरेंज हमें चाहिए होता है तो फिर इसको स्मेयर को हम स्टेनिंग के लिए रखते हैं। अगर ऑरेंज कलर नहीं चाहिए होता है तो पेप स्टेनिंग में ऑरेंज कलर भी आता है, जैसे बताया था, येलो कलर भी आता है, ब्लू कलर भी आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट फिर आएगा कि फिक्सेटिव कौन कौन से रहते हैं। फिक्सेटिव की पेरिफेरल जो स्मेयर होती है वो जब एकदम सूखी हुई स्मेयर होती है तो उसको मॉइस्ट कंडीशन में ही फिक्स करते हैं, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करना होता है तभी जाके फिर वो फिक्स होती है, इसकी डायरेक्ट स्टेनिंग नहीं की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर स्टेनिंग में बहुत अधिक टाइम लग रहा हो, अगर ऐसा लगे कि इसकी स्टेनिंग अभी नहीं हुई है, बहुत अधिक टाइम लग रहा हो, तो थोड़ी देर के लिए और उसको फिक्सेटिव में छोड़ दो ताकि वो प्रॉपर तरीके से स्टेन हो जाए। फिर इसके बाद एक और मेन पॉइंट आता है, जब कभी ऐसा लगता है ना कि स्टेन बहुत ज्यादा हो गया है या स्टेन बहुत कम हुआ है, तो फिर उसको दोबारा से क्या होता है, एक बार स्टेन करा, उसको माइक्रोस्कोप के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन किया, हमें लगा कि ये ठीक तरीके से स्टेन हो नहीं पाया है, तो फिर उसको एक बार दोबारा से स्टेन कर लो। या फिर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्टेन हो गया है, अब हम ठीक से देख ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसको कम करो। आगे आएगा फिक्सेटिव का लेवल जो होता है वो एक फिक्स होता है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिक्सेशन के लिए कभी भी कॉपर या ब्रेस जो होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उनका यूज नहीं करना चाहिए। कॉपर क्या होता है कि जब इथेनॉल वगैरह में या अल्कोहल वगैरह में जाता है तो फिर वो अपने गुण छोड़ देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को बताया जाता है कि रात भर ना कॉपर के किसी पात्र में, बर्तन में पानी को रखो, फिर वो सुबह से पियो, वो बहुत अच्छा होता है, ताकि कॉपर के जो गुण है ना वो पानी में आ जाए, जिससे आप उसको पियोगे तो फिर वो एक बहुत अच्छे मात्रा में आपको क्या करेगा, आउटपुट देगा। जो शरीर में जितनी जरूरत होती है तो उनको, आपकी जरूरतों को, जैसे आयरन की कमी होती है तो उनको ना पूरी कर देता है। वहीं आप स्टेनलेस स्टील में रखो, जैसे स्टील के जग में या किसी गिलास में रखोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा उसमें कोई, क्योंकि उसके लिए ना बहुत ज्यादा रिएक्शन वाला प्रोडक्ट चाहिए होता है स्टेनलेस स्टील को, या तो हीट लगेगी जब बहुत, अगर स्टेनलेस स्टील को बहुत ज्यादा हीट भी कर लोगे, जैसे अगर किसी चीज को गर्म करना है, पानी को गर्म करना है या किसी चीज को गर्म करना है, अगर आप पानी को बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो वो स्टेनलेस स्टील में ही करना पड़ेगा। किसी और धातु के बर्तन में करोगे तो उतना ज्यादा शायद नहीं कर पाएंगे, जो जितनी कैपेसिटी स्टेनलेस स्टील की होती है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, डिहाइड्रेशन कहते हैं, जब उसके अंदर कोई सा हाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब, डिहाइड्रेशन जब कभी लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है ना किसी को, तो बहुत टाइम लूज मोशन करने के बाद ना बॉडी ना डिहाइड्रेट होने लगती है, मतलब बॉडी के,
क्या? हाँ, पानी की कमी बोल सकते हैं एक तरीके से, डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी का पूरा जो वाटर होता है वो पूरा बॉडी से निकल जाता है तो वो डिहाइड्रेट, ऐसे ही सेल को भी डिहाइड्रेट करते हैं। तो इसको डिहाइड्रेट करने के बाद एल्कोहल की इंक्रीजिंग सीरीज, अब इंक्रीजिंग सीरीज कैसी होती है? इंक्रीजिंग सीरीज होती है कि 50, फिर 70, फिर 80, फिर 90, इस तरीके से होती है इंक्रीजिंग। 6 टाइम इसको डिप करते हैं। एक बार 50 में लिया तो उसमें 6 टाइम हमने उसको डिप 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 6 बार कर लिया आराम से, ऐसे नहीं कि बहुत स्पीड से कर ली। फिर उसके बाद 70 में लिया तो उसमें डिप कर लिया, फिर 80 में लिया उसमें, 95 में लिया तो उसमें। फिर आती है प्राइमरी स्टेनिंग, कौन कौन सी की जाती है? तो प्राइमरी स्टेनिंग में सबसे पहले डाइल्यूट हेरिस एल्यूम हेमेटोऑक्सिलेंट, जो सबसे पहले रिएजेंट में लिखवाया था ना, उसमें 2 से 3 मिनट के लिए वो करते हो, फिर डिस्टिल वाटर से रिंस करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो आती है कि 6 टाइम 0.25 HCl, ये प्रोसेस जो है अभी तुम लोग इसको एक मैनुअली तरीके से एक दिमाग में समझ लो कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है। उसके बाद एक प्रैक्टिकल सेशन रख लेंगे, सारी चीजें जुटा लेंगे तो वो करेंगे तो फिर प्रॉपर हो जाएगा। एक आपको एक भूमिका रहेगी कि ये ऐसे 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 होना है, तो उसके बाद जब अपन करने बैठेंगे ना तो फिर बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद 0.25% HCl में इसको 3 टाइम डिप करते हो, 0.5% HCl में एक बार डिप करके फिर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है कि रनिंग टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर कल बताया था कि जब उसमें 0.25% HCl में निकालने के बाद हम उसको रनिंग टैप वाटर में 2-3 बार इसको वॉश कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्लाइड को फिर चेक करते हैं कि ये जो डाइल्यूट हेरिस एल्यूम हेमेटोऑक्सिलेंट और HCl से जो हमने स्टेन किया था ये प्रॉपर तरीके से हो गया है कि नहीं हुआ है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो हमने माइक्रोस्कोप में स्लाइड को लगाया और देखा, क्या देखा? आगे हमने ये न्यूक्लियाई जो है, जो न्यूक्लियर को हमें देखना है वो प्रॉपर आया कि नहीं आया। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? अगर हमने ये देखा कि ये बहुत ज्यादा हो गया है, इसको ये हमने जो स्लाइड को स्टेन किया था ये बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेन हो गया है, अब हमें चीजें क्लियर नहीं दिख रही हैं, तो एसिड अल्कोहल की मदद से इसको एक बार उस स्लाइड को एसिड अल्कोहल में डालेंगे तो फिर वो थोड़ा कम डार्क हो जाएगा, उसकी जो डार्कनेस है ना वो कम हो जाएगी। और अगर हमें ऐसा लगता है, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, कि अगर ऐसा लगा कि स्टेन कम हुआ है, स्टेन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया है, तो उसमें क्या करते हैं कि हेमेटोऑक्सिलेंट में फिर से एक बार, हेमेटोऑक्सिलेंट कल बताया था ना जो ब्लू कलर का होता है, उसमें एक बार फिर से स्टेन कर देते हैं अगर कम होने की स्थिति रहती है तो। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि काउंटर स्टेन किन चीजों से किया जाता है। काउंटर स्टेनिंग में OG6, अभी जो बताया था आपको OG6 की फोटो दिखाई थी, OG6 से 2 मिनट के लिए इसको काउंटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा कि 95% एल्कोहल में, 95% एल्कोहल के 3 चेंजेस समझो, 95% जैसे एल्कोहल में लिख दिया कि 3 चेंजेस में, तो ये क्या होता है? किसी को समझ में आई इस बात की? 95% एल्कोहल के 3 चेंजेस मतलब 95 95 95 95 ml के 3 अलग अलग कंटेनर जिसमें होगा 95% एल्कोहल, एक बार इस वाले 95% में, एक बार इस वाले 95% में, एक बार इस वाले 95%। ये कहलाता है 95% एल्कोहल के 3 चेंजेस, यानी 3 एक ही में नहीं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर है तो 95% एल्कोहल ही, इसको एक ही बार में कर दो, तो नहीं, इसको अलग अलग 3 चेंजेस में किया जाता है स्टेनिंग। उसके बाद 6 टाइम एक बार में, एक जो कंटेनर रहेगा उसमें 6 बार डिप 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 कर दो। 95% ये है ना, 95% इसमें 6 बार किया, फिर 95% इसमें 6 बार किया, फिर 95% इसमें 6 बार किया। 3 अलग अलग कंटेनर रखे थे 95% है। एल्कोहल तो हम घर लैब में बना ही सकते हैं, अलग अलग कंटेनर भर लो, 3 कंटेनर उसमें, फिर इसमें 6 बार डुबा दो, फिर दूसरे में 6 बार, फिर तीसरे में। नेक्स्ट हमारा जो है EA36 से क्या करते हैं, और EA50 से 2 मिनट के लिए स्टेन करते हैं। ये 2 तरीके के और सॉल्यूशन होते हैं, EA36 और EA50। ये इनसे भी 2 बार स्टेनिंग की प्रोसेस की जाती है। ये अपने पास रखे हुए हैं, इनको बता देंगे, स्टेन करके तो चीजें हो जाएंगी। सबसे पहले एक टिश्यू जुटाना है, क्योंकि सबसे पहले तो टिश्यू प्रोसेसिंग एक बार प्रैक्टिकल करके सीखनी है कि उसकी सारी चीजें कैसे की जाती हैं। अब वो जुटाएंगे सामान, अगर नहीं होगा तो बाहर से लेके आ जाएंगे और करवा के फिर वापस भले ही कर देंगे, किसी से ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं काउंटर स्टेन में, कि एब्सोल्यूट एल्कोहल से फिर डिहाइड्रेट करते हैं, किसके माध्यम से? एब्सोल्यूट एल्कोहल के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा, नेक्स्ट पॉइंट हम क्लियरिंग और माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग समझते हो ना, माउंटिंग बताया था, उसको फिक्स करते हैं या तो कनाडा वॉल्सम से या DPX के माध्यम से, फिर उसके ऊपर
डीपीएक्स डाल दिया और कवर स्लिप को चिपका के फिर सीधा माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्वेशन के लिए भेज देते हैं। तो एल्डिहाइड जो सॉल्यूशन की मदद से इसको सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं, क्लियरिंग में एल्कोहल जाइलिन की मदद से इसको किया जाता है क्लीन। नेक्स्ट पॉइंट है माउंटिंग मीडिया। माउंटिंग मीडिया जो होते हैं, जो मैंने बताया, उसकी मदद से उसको माउंट कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। रिजल्ट क्या आता है कि जो न्यूक्लियाई होता है वो दिखता है ब्लू कलर का, और जो एसिडोफिलिक होती हैं, जो सेल एसिडोफिलिक होती है, तो वो दिखती है रेड कलर की। इसमें लिख नहीं पाया होंगे, रेड कलर की वो दिखती है। कैसे, इसको लिख लेना, एसिडोफिलिक जो सेल होती है वो रेड कलर की दिखती है। बेसोफिलिक जो सेल होती है वो ब्लू ग्रीन कलर की दिखती है, ब्लू ग्रीन कलर मिक्स दिखता है तो वो समझ में आ जाता है। नेक्स्ट देखो, एरिथ्रोसाइट्स जो होती है वो ऑरेंज रेड कलर की दिखती हैं, ऑरेंज और रेड कलर की अलग अलग तरीके से दिख जाती हैं। और अगर कोई सुपरफिशियल अगर स्पेसिफिक सेल है तो फिर वो पिंक कलर की नजर आती है। नेक्स्ट स्लाइड करो। इस तरीके से स्लाइड हमें दिखाई देती है, इस तरीके से हमें स्लाइड नजर आती है। इसमें देखो आपको ब्लू कलर भी दिख रहा होगा, रेड कलर भी दिख रहा होगा मिक्स। अभी ये स्लाइड क्लियर नहीं है, जब माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं उसकी जो क्लियर वो होता है ना, कैमरामैन फोकस करो, तो फिर फोकस करते हैं ना जब उसके ऊपर, तो फिर जब उस पर अच्छे तरीके से स्लाइड पे फोकस हो जाता है तो एक एक सेल और एक एक सेल का पार्ट आपको क्लियर दिखता है। तो इस तरीके से ये पेप स्टेनिंग आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेनिंग, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको तरक्की करना है, बहुत अच्छी फील्ड में जाना है, एक बहुत अच्छी सैलरी पे काम करना है या बहुत ज्यादा अर्निंग करनी है, तो आपको हिस्टोपैथोलॉजी लाइन में घुसना ही पड़ेगा। हिस्टोलॉजी की लाइन में आपको घुसना ही पड़ेगा और सीखनी पड़ेगी। हिस्टोपैथोलॉजी ऐसा है कि यहाँ पे ना कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको आप देख रहे होगे कैंसर के कितने सारे नए नए हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। कैंसर की आजकल कितनी ज्यादा समस्या हो रही है, सबसे ज्यादा कैंसर तो फीमेल्स में हो रहा है, महिलाओं में सबसे ज्यादा कैंसर होता है, और मेल्स में भी होता है। मेल्स में तो गुटखा खा रहे हैं तो यहाँ का कैंसर हो रहा, कहीं फेफड़ों का कैंसर होगा, कहीं लीवर में कैंसर हो रहा, क्योंकि वो गलत आदतों की। लेकिन महिलाओं के नेचुरल ही ऐसा, नेचुरल की वजह से ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उनको प्रॉब्लम होती है, वो अलग ही ऐसी। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर। लगभग आप ऐसे देख लो कि 100 लड़कियां हैं तो उसमें से 20 लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट में सिस्ट हो जाती है। बाकी अब चीजें होने लगी हैं, क्लियर हो जाती हैं, उनको क्या करते हैं कि फिर सर्जरी करवा के और हटा देते हैं ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यूटेरस में प्रॉब्लम हो जाती है, 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को यूटेरस जो बच्चादानी होती है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें कैंसर हो जाता है। बच्चादानी का जो मुख होता है उस पे ही सबसे पहले कैंसर के ट्रेसेस सबसे ज्यादा आते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम स्टेनिंग करनी देखेंगे। साइटोलॉजी के अंतर्गत 2 स्टेनिंग ही ये इंपॉर्टेंट थी, एक पेप स्टेनिंग और H&E स्टेन। तो उन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार और रिवीजन करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। समझ आ गई बात?